जस्ट ओवर टू डॉक्टर दीपक कुमार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार है। मैं रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हूँ सीएमसी हॉस्पिटल में। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। वर्ल्ड अस्थमा डे ऐसी चल रही है। हेलो, इसको बोलिए। 4th फ्लोर। मैं बीच में इसको हटा दो। ठीक है, अब ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक। अस्थमा डे है और वर्ल्ड अस्थमा डे के दिन हम अपने मरीजों को और आम जनता को अस्थमा के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे दवाइयों को अच्छी तरह से ले, कैसे वो अस्थमा को अपने से दूर रख सकते हैं और किसी को अगर अस्थमा है तो कैसे उसको अच्छी तरह से दवाइयाँ लेकर और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आज आप लोगों के द्वारा, प्रेस के द्वारा लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अस्थमा हमारे शरीर का ही एक अंग है। जिन लोगों को अस्थमा है वो उनके शरीर का ही अंग है, जो हमारी इम्यूनिटी में डिफेक्ट आने की वजह से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे शरीर का अंग है, तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। 90% तक केसेस में हम इसे ख़त्म नहीं कर पाते, पर हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं सही दवाइयों के द्वारा और सही ड्यूरेशन तक लेने से। दूसरी बात ये है कि जो अस्थमा है, इसमें एलर्जी से फैलने वाला अस्थमा जो है वो बहुत कॉमन है। तो एलर्जी से जो अस्थमा होता है, आजकल हम उसके लिए अगर एलर्जी टेस्टिंग करें और हम पता लगाएं कि भी किस एलर्जन से ये आपको अस्थमा हो रहा है और उसका सही से इलाज करें, तो 70 से 80% लोगों में अस्थमा जड़ से ख़त्म हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे आजकल कोविड भी चल रहा है और इसके बार बार वेव्स आ रही हैं कोविड की, तो इसमें जो है मास्क है, ये दोनों से अस्थमा और तो जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है तो इसमें मास्क की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मास्क का इस्तेमाल करके हम अपने अस्थमा को भी कंट्रोल रख सकते हैं और कोविड से भी बच सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो है ये एलर्जी से जो एलर्जन है हवा में, वो मास्क लगाने से कम हो जाते हैं और इससे क्या है कि अस्थमा की एग्जार्बेशन, जो अस्थमा बढ़ता है, वो भी कम हो जाता है। और इस कोविड के दौरान जिन लोगों को अस्थमा है, उनको कोविड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उनका जो कोविड है वो ज़्यादा भयंकर होता है। तो इससे बचने के लिए हमें ये है कि अपनी दवाइयाँ जो चल रही हैं उन्हें बंद नहीं करना है और उसको टाइमली लेते रहना है। धन्यवाद। की बीमारी होती है और इसमें जो मेन इसके लक्षण होते हैं वो होते हैं सांस का फूलना, खांसी आना। कई लोगों में क्या होता है, जिनमें अस्थमा बहुत ही कम होता है, उनको सिर्फ खांसी आती है। वो ये बोलते हैं कि जब डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ या कोई एक्सरसाइज करता हूँ या दौड़ता हूँ तो मेरे को खांसी आने लगती है, मेरे को सांस की तकलीफ़ नहीं है। तो उसमें भी अस्थमा के चांसेस होते हैं। जो हल्का अस्थमा होता है वो शुरुआत में खांसी से प्रेजेंट करता है। तो बचाव कैसे रखा जाए इसको? देखिए, अस्थमा का जो सबसे अच्छा जो बचाव है वो है, एक तो हमें जो एक ये पहचान करनी है कि हमें किस किस चीज़ों से सांस की तकलीफ़ बढ़ती है। जैसे ज़्यादातर इसमें कारण होता है धूल मिट्टी। घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे मैट्रेस में, सोफ़ों में हाउस डस्ट माइट एलर्जी होती है। उनसे क्या होता है कि अस्थमा जिनको है उनको अस्थमा बढ़ता है
और जिनका अस्थमा नहीं है वो अस्थमा नया पैदा भी हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए एक तो ये है कि हम मास्क का उपयोग करें, कोशिश करें कि धूल मिट्टी से दूर रहें, और जहाँ पे अगर हमें जाना ही पड़ता है तो हम मास्क लगाएं, अपने आसपास सफाई रखें। और जिनको कई बार क्या होता है कि अस्थमा परिवार में ही होता है, माँ बाप को अस्थमा है तो बच्चों को भी अस्थमा होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। वैसी कंडीशन में हम सही दवाइयों का उपयोग करें, अपने जो लक्षण हैं उनको उन लापरवाही ना करें और सही टाइम पे दवाई का इस्तेमाल करें। लगभग के जो पूरे देश में मौतें हो रही है उसमें अस्थमा के रोगियों से कितनी मौतें होती है? देखिए, हाँ, इसका जो है जो डाटा बहुत ही वेरिएबल है। अस्थमा से देखिए हमारी मौतें जो हैं वो कम होती हैं, जैसे जिसका 0.6 to 1% के लगभग है, पर इससे क्या है हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा ख़राब होता है, जो क्योंकि पेशेंट को हमेशा ही सांस की तकलीफ़ बनी रहती है, तो उसका ओवरऑल एक लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा ख़राब रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं चूल्हे पे जो काम करती है तो इसमें महिलाएं ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो महिलाएं हैं वो चूल्हे पे काम करती हैं, या फिर पराली वगैरह भी जलाते हैं, या फिर पाथियाँ वगैरह भी जलाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है, ये धुआं जो होता है वो हमारे फेफड़े में जाता है, और इस धुएं में कई सारे केमिकल होते हैं जो कि अस्थमा को नया अस्थमा भी पैदा करते हैं, और जिनको अस्थमा है उसको बढ़ाते भी हैं। और इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको हम COPD बोलते हैं, वो भी सांस की बीमारी होती है, और इस धुएं से COPD की बीमारी ज़्यादा होती है। तो अस्थमा सर कितने प्रकार का होता है? अस्थमा कई प्रकार का होता है, जिसमें से मेन प्रकार होते हैं इनके एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा और एटोपिक अस्थमा। एटोपिक अस्थमा वो होता है जो कि परिवार से परिवार चलता रहता है, माँ बाप को अस्थमा है या किसी एक मेंबर को अस्थमा है तो बच्चों को भी चांस होता है कि हो। दूसरा होता है एलर्जिक अस्थमा जो एलर्जी द्वारा होता है। तीसरा होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे पदार्थ हैं जो अस्थमा को पैदा कर सकते हैं। इनहेलेशन जो पद्धति है वो कितनी इस्तेमाल करती है? देखिए, इन्हेलेशन थेरेपी जो ये बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है, क्योंकि जैसे कोई भी हम एक टैबलेट लेते हैं तो वो पेट में जाकर पूरे शरीर में घूम के जब तक फेफड़े तक पहुंचती है इसकी पावर 10 से 20% रह जाती है। पर जो इन्हेलेशनल थेरेपी होती है उसमें दवाई डायरेक्ट फेफड़े में पहुंचती है, और एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस दवाई की डोज़ बहुत कम होती है। इसकी दवाई की डोज़ माइक्रोग्राम में होती है, जो कि 1000वां हिस्सा होता है 1 मिलीग्राम का। तो इससे क्या होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम आते हैं और अफेक्ट इमीडिएटली आता है। जैसे कि आपने इन्हेलर इस्तेमाल किया और ये फटाफट इसका असर आ गया। एक मैं और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, इसका नशा तो नहीं हमें हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इसकी ना तो आदत पड़ती है ना ही इसका नशा होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो अस्थमा होता है ये हमारे शरीर का ही हिस्सा है, तो हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल होती है ये इन्हेलेशनल थेरेपी से। एक बार हमने कंट्रोल कर लिया, पर ये दवाई की वजह से ये कंट्रोल्ड है। जैसे ही हम अपने लक्षण दिखाने लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई की हमें आदत पड़ गई है। इसका मतलब है कि दवाई हमारी ज़रूरत है और हम इसे लेंगे तब ठीक रहेंगे। एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ ये बहुत ही ख़राब हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा फेफड़ा है एक तरह से इसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो जिन लोगों को अस्थमा होता है उन लोगों को निमोनिया के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फेफड़ा ऑलरेडी कमज़ोर होता है। कई और भी बीमारियां होती हैं जैसे कि जो अस्थमा के साथ जुड़ के आती हैं, पर ये बहुत कम होती हैं।
तो ये होता है कि अस्थमा के साथ निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ख़ास करके अगर लेडीज़ को अस्थमा है तो ये उनके प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 1/3 ऑफ लेडीज़ का अस्थमा जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। और कई बार तो इस कदर बढ़ जाता है कि हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करना पड़ता है। तो अस्थमा अपने आप में ही दूसरी बीमारियों को साथ में लेकर आता है। कुछ अस्थमा के जो टीबी के मरीज होते हैं उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक लक्षण है। हाँ, देखिए टीबी में थोड़ा सा इसका जो मैकेनिज्म होता है अलग होता है, क्योंकि टीबी जो होती है वो क्या करती है कि कई बार फेफड़े को ख़राब कर देती है, डैमेज कर देती है, और उसके द्वारा जो होता है कई जगह पे सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो उससे क्या होता है, वो भी एक अस्थमा की तरह की बीमारी बना देती है। एग्जैक्टली उसको अस्थमा नहीं कहते, पर वो अस्थमा की तरह की बीमारी ही होती है। सम टाइम बहुत ही कम केसेस में होता है कि टीबी होने के बाद जो सांस की नाली है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और अस्थमा जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, छाती के रोग के स्पेशलिस्ट जो हैं उनको स्पेशली दिखाएं। और इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है हमारा इन्हेलेशनल थेरेपी। ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, ये बीमारी को वहीं पे रोक देता है और इसको कंट्रोल भी करता है। रेगुलर यूज करने से भी कोई दिक्कत होती है इन्हेलर को? हाँ जी, रेगुलर यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ, वही तो मैंने बताया, रेगुलर यूज़ करने से दिक्कत नहीं होती है। मेनली क्या है, जो मैंने जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिकली अस्थमा जो है ना, ये क्या है कि एक प्रॉब्लम बन गई है आपके शरीर में। तो अब क्या है कि ये इन्हेलर से क्या है, इन्हेलर का काम क्या होता है, एक तो उसको रोकना और आपको आराम देना। तो रेगुलर यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें जो दवाई होती है ना बहुत ही माइक्रोग्राम्स में होती है। हाँ, ये है कि जैसे इसमें स्टीरॉयड्स होते हैं, वो आपने जैसे काफ़ी दिन तक यूज़ किया, मान लीजिए 10-15 साल तक यूज़ किया, तो उसके हल्के फुल्के कई बार साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, बहुत हल्के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वही अगर स्टीरॉयड आप खाने वाला इस्तेमाल करते हैं 10 या 15 दिन, उसके 10 दिन में ही साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। और इसके कहाँ 10 से 15 साल 20 साल, डिपेंड करता है डोज कितनी दे रहे हैं उससे। लगातार खांसी है किसी को, तो उसको हम क्या करेंगे? देखिए, लगातार खांसी है तो इसके लिए हमें कई चीज़ों के लिए इवैल्यूएट करना पड़ता है। खांसी के तो कई कारण होते हैं, ये बड़ा ही कॉमन सिम्टम है। खांसी अगर आपको हार्ट की तकलीफ़ है तो उसमें भी होता है, सांस की तकलीफ़ है तो उसमें भी होता है। तो ज़्यादातर अगर जो खांसी है जिसमें ड्राई कफ आती जा रही है, तो हमें 2-3 चीज़ों के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। सबसे पहला है अस्थमा, तीसरा है साइनोसाइटिस। कई लोगों को क्या होता है कि उनके जो साइनसेस होते हैं, हमारी खोपड़ी में 6 इधर और 6 इधर खाली जगह होती है, जिसको हम साइनसेस बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। अब उसके अंदर बलगम इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। अब जो वो बलगम है वो नाक के थ्रू ना निकल के वो गले में धीरे धीरे ट्रिकल करती है, और जब गले में ट्रिकल करती है तो गले में खारिश होती है और पेशेंट को खांसी आती रहती है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हम साइनसाइटिस को रूल आउट करें। सेकंड हो गया कि जैसे अस्थमा हो गया। अस्थमा के जैसे मैंने बताया कि शुरुआती तौर पे पेशेंट को नहीं लगता है कि सांस नहीं फूल रही है, पर उसको खांसी आती है। और इसका बड़ा ही टिपिकल फीचर होता है कि जैसे तड़का वगैरह लगाया, खांसी आने लगी, थोड़ा सा काम किया, खांसी आने लगी, थोड़ा सा चढ़ के तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ी तो खांसी आने लगी। तो ये बहुत ही टिपिकल एक अस्थमा का फीचर होता है। बाकी तीसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई, कई सारी ILDs होती हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, उनमें भी खांसी बहुत ही मेन सिम्टम होता है। शुरुआती में खांसी होता है, बाद में खांसी और सांस की तकलीफ दोनों ही बन जाती है। तो आज अस्थमा डे है, तो क्या संदेश हमारे दर्शकों को विशेष देना? अस्थमा डे पे मेरी तरफ से दर्शकों को यही संदेश है कि वो अपनी सांस की जो भी बीमारी है उसके ऊपर लापरवाही ना बरतें, उसको दरकिनार ना करें और जाके डॉक्टर की सहायता लें। और जिन लोगों को पता है कि उनको अस्थमा है, वो अपनी दवाई का नियमित रूप से उपयोग करें और लापरवाही ना बरतें उसके लिए। बस ये हम मेरे से डॉक्टर साहब, जैसे जो लेडीज प्रेगनेंसी में है उसके अस्थमा है, तो बच्चे के भी इफेक्ट होता है? देखिए, हाँ, जैसे अस्थमा जो होती है जीन्स से भी फैलने वाली
डिजीज़ होती है, हमारे कुछ जीन्स होते हैं। मैंने बताया था कि जैसे इम्यूनिटी का डिफेक्ट होता है, ये इम्यूनिटी का डिफेक्ट हमारे जीन्स की वजह से ही आता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर लेडी को अस्थमा है तो चांस होता है कि 50% चांस होता है कि उसके बच्चे को भी अस्थमा हो सकता है। कैसे बचाव करना है? नहीं, आजकल की डेट जिसमें इतना पोल्यूशन है, इतनी स्मोकिंग बढ़ गई है, एस्थमेटिक बच्चे, एस्थमेटिक यंग इंडिविजुअल जो स्मोकिंग नहीं करते, जो सारी चीज़ नहीं करते, वो भी आजकल ज़्यादा परेशान रहने लग गए हैं। इस चीज़ के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, अच्छी डाइट रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम अपनी इम्यूनाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर एस्थमा है तो डरना नहीं है उससे। आप अपना फिजिशियन से मिलिए, पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना जो बेस्ट पॉसिबल है वो कराइए, क्योंकि अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते तो बहुत दिक्कत आती है, वो बढ़ जाता है, फाइनली एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, खर्चा भी डबल लगता है, परेशानी भी ज़्यादा है। सो अगर अस्थमा है, टाइम से मिलिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए अच्छी डाइट और अपनी सराउंडिंग्स पे तो कुछ बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइजीनिक खाना, हाइजीनिक रहना जी। स्पेशली खट्टी तली हुई चीज़ें, जो आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। पॉल्यूटेड एरियाज़ में मास्क पहनना है, टाइम टू टाइम अपनी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करानी है, कोविड वैक्सीनेशन अपनी पूरी करा के रखनी है। तो स्मोकिंग बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इंडोर पॉल्यूशन वाली भी चीज़ें, जैसे हाउस होल्ड चूल्हा हमारे कई घरों में यूज़ होता है, चूल्हे का अवॉइड कराना है। घर में कोई भी स्मोकिंग करता है तो वो इंडोर पॉल्यूशन है, अपन ने उसको भी अवॉइड कराना है कि सारी चीज़ ना। सर, गांव में हुक्का इस्तेमाल करते हैं, उससे कितना इफेक्टेड है ये? देखो, हुक्का बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हुक्के के ऊपर कोई भी फ़िल्टर नहीं होता। तो सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल साइज़ है हुक्के से जाने वाला, वो बहुत ज़्यादा है, और हुक्के से आसपास वाले के जो भी है उसके भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई खुद नहीं लेता तो उसके आसपास वालों पे भी उतना ही इफेक्ट है जितना बंदा लेने पे है। डॉक्टर, अस्थमा डे पर कुछ विशेष बताना चाहते हैं कि जैसे उनके अस्थमा डे पे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी नहीं, मेरा अस्थमा डे के लिए जो सबसे बड़ा प्रोविज़न पेशेंट्स के लिए, सबके लिए, कि अस्थमा इन्हेलर से ना डरें। इन्हेलर एक दवाई है जिसका बहुत अच्छा फ़ायदे हैं, कोई आदत नहीं पड़ती, कोई ऐसा नहीं है कि इन्हेलर नहीं है तो सांस नहीं आएगा। इन्हेलर से ना डरें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया है तो प्लीज़ उसको लें। किसी भी दवाई से ज़्यादा ज़रूरी इन्हेलर है, बाकी सब चीज़ें हम सब मैनेज कर सकते हैं, बट इन्हेलर, यस, इन्हेलर के बिना नहीं चल सकती गाड़ी आगे। तो अगर एक सिंगल चीज़ मेरे पेशेंट को आज की डेट में बताना चाहूँगा तो इन्हेलर से ना डरें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।